हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का अगला अध्याय वस्त्रोत्पादक रेशों का वर्गीकरण। वस्त्रोत्पादक यानी जिनसे वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है, उन रेशों का वर्गीकरण यानी रेशों को कितने भागों में बांटा गया है, किस प्रकार के रेशे होते हैं जिनसे वस्त्र निर्माण किया जाता है। तो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर यानी वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत हम जो रेशों का वर्गीकरण है उनके बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। जो रेशा होता है तंतु वस्त्र की मूल इकाई होती है, यानी जो फाइबर होता है जो वस्त्र की मूल इकाई होती है, इसी के द्वारा वस्त्र निर्माण किया जाता है। वो रेशा किससे प्राप्त होता है? प्राकृतिक रेशों से प्राप्त होता है या कृत्रिम रेशों से प्राप्त होता है, इसका वर्गीकरण हम आपको बताएंगे। तो रेशा तंतु वस्त्र की मूल इकाई है, इसे फंडामेंटल यूनिट माना गया है, मूलभूत इकाई। तो उसको रेशे को वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका प्राकृतिक रेशे यानी नेचुरल फाइबर, दूसरा आपका कृत्रिम रेशे जो मानव निर्मित है, आर्टिफिशियल रेशे। जो प्राकृतिक रेशे होते हैं ये प्रकृति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जो कृत्रिम रेशे होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वस्त्रों का वर्गीकरण किस आधार पर कर सकते हैं। तो अति जो प्राचीन समय में मनुष्य पेड़ पौधों से प्राप्त छाल का प्रयोग वस्त्र रूप में करता था, लेकिन आधुनिकता के समय में बढ़ते हुए समय के दौर में मानव अपने आप को संस्कृति में ढालते हुए नए नए वस्त्रों का विकास करने लगा, नई नई तकनीकों का विकास करने लगा, तथा जो मानव वस्त्र बुनने की प्रक्रिया है उसमें नए तरीके नई तकनीकी देखने को हमें मिलती हैं। तो 20वीं शताब्दी में 21वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी है, इस समय जो वस्त्र निर्माण वस्त्र तैयार किए जाते हैं, मानव निर्मित वस्त्र ही सबसे अधिक प्रयोग में लिए जाते हैं। इन वस्त्रों का प्रयोग काफ़ी लंबे समय से चल रहा है तथा ये काफ़ी टिकाऊपन, चमकीले, लंबे समय तक चलने वाले वस्त्र होते हैं। तो जो रेशे या तंतु होते हैं इनमें कौन कौन से गुण होते हैं? इन गुणों के कारण ही हमारे वस्त्र मजबूत होते हैं, जैसे कि इनकी पर्याप्त मजबूती होती है, संतोषजनक लंबाई होती है, लचीलापन होता है, प्रतिस्कंदात्मक यानी प्रत्यस्थता होती है, बंधन क्षमता होती है, घनत्व होता है, समानता, चमक, ज्वलनशीलता, गर्माहट, कीट फफूंद सूक्ष्म जीवाणुओं से रक्षा करना है, शोधक पदार्थ, साबुन का प्रभाव, ताप का प्रभाव। तो इन गुणों के कारण ही रेशों को वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। तो आज के जो वस्त्र बनाए जाते हैं रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अणुओं के द्वारा मिलकर टेरिलीन है, टेरिकोट, नायलॉन, पॉलीएमर के बने हुए वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। ये वस्त्र इनमें सलवटें नहीं पड़ती हैं तथा सालों साल तक ये लंबे समय तक चलते रहते हैं। जो ये रेशे होते हैं, जो मानव निर्मित रेशे होते हैं, जादुई रेशे होते हैं, यानी कपड़ों में अलग चमक, अलग तरह का सौंदर्यपन होता है, इसलिए इन्हें जादुई रेशे भी कहा जाता है, क्योंकि ये रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन आज हम प्राकृतिक रेशों के बारे में आपको बताएंगे। प्राकृतिक रेशे यानी जो है प्रकृति में पेड़ पौधे हैं, इनके द्वारा जो रेशे हमें प्राप्त होते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। जो कृत्रिम रेशों के मुताबिक कम टिकाऊ होते हैं, लेकिन अच्छे अन्य तकनीकी विधियों द्वारा इनको एक अच्छा टिकाऊपन, चमकीला वस्त्र बनाया जाता है। जो रेशे के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें स्टेपल कहा जाता है, यानी स्टेपल के द्वारा रेशे को ताना बाना बुनकर वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तो प्राकृतिक रेशे होते हैं, जो वनस्पति रेशे भी होते हैं, प्राणिज रेशे भी होते हैं, तथा ये रेशे कई प्रकार की प्रक्रिया द्वारा मिलकर बनाए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं जो इसमें वानस्पतिक रेशे हैं, आपके प्राणिज रेशे हैं, खनिज रेशे, वो प्राकृतिक रेशे की श्रेणी में आते हैं, नेचुरल फाइबर की श्रेणी में आते हैं। तो जो प्राकृतिक रेशे होते हैं, जो वनस्पति रेशे यानी जो वनस्पति जगत से प्राप्त किए
जाते हैं। पेड़ पौधों से प्लांट किंगडम के द्वारा प्राकृतिक रेसे प्राप्त किए जाते हैं। तो इसमें सबसे सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है कपास का माना जाता है, जिसे आम भाषा में रुई भी कहा जाता है। जो प्रकृति प्रदत्त रेसे होते हैं, जो प्रकृति की उपस्थिति में किसी न किसी स्रोत के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, अतः कह सकते हैं इसलिए इन्हें प्राकृतिक रेसे यानी नेचुरल फाइबर कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें मानव अपनी नई विधियों तकनीकों के द्वारा वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया करता है। प्राकृतिक रेसे ये प्राचीन समय में रेशों, कीड़ों, पेड़ पौधों अथवा खनिज पदार्थों के द्वारा प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं। आपने देखा होगा प्राचीन समय में जो राजा महाराजा होते थे, उनकी महारानियां, सामंत, उच्च वर्ग के लोग होते थे, उनके वस्त्रों में सोने, चांदी आदि के तारों से सजे हुए होते थे। इन तारों को इस तरह से बनाया जाता था कि उनकी जरी का काम उनकी कपड़ों की सौंदर्यात्मक क्षमता को बढ़ाते थे। तो पुराने समय में जो राजा महाराजा होते थे, उत्तम क्वालिटी का वस्त्र पहनते थे, वो इसी प्राकृतिक रेशों के द्वारा बनाए जाते थे। जो खनिज हैं वो भी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिसमें सोने चांदी की जरी लगी हुई होती हैं। सोने चांदी के तारों द्वारा सजी साड़ियाँ, लहंगे, अन्य वस्त्र काफी लोकप्रिय होते हैं, जो खनिजों के द्वारा प्राप्त होते हैं। जो खनिज हमारी पृथ्वी के गर्भ के द्वारा ही निकाले जाते हैं। खनिज पदार्थों को पिघलाकर उनका सूत धागा तैयार किया जाता है। आपने वस्त्रों में देखा होगा चमकीली तार होता है, उन खनिज को पिघलाकर पतले पतले तार बनाए जाते हैं। उन तारों के द्वारा उनके जरी का काम किया जाता है। नई नई कलाकृति बनाकर वस्त्रों को सजाया जाता है। जो वानस्पतिक रेशे होती हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त रेशे होते हैं, जिसमें कुछ बीज वाले भी होते हैं, सीड फाइबर्स होते हैं, कुछ तने वाले होते हैं, स्टेम फाइबर्स होते हैं, कुछ पत्ते रेशे भी होते हैं, लीव्स फाइबर होते हैं। तो जो वानस्पतिक रेशे होते हैं, बीज, तने, पत्ते के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। कुछ प्राणी यानी जानवर रेशे होते हैं, कुछ खनिज रेशे होते हैं। तो ये आपके तीनों चारों बीज वाले हैं, प्राणी हैं यानी जानवर रेशे हैं, खनिज रेशे हैं, ये आपके प्राकृतिक रेशे यानी नेचुरल फाइबर कहलाते हैं। तो अब आता है आपका वानस्पतिक रेशे, जो वनस्पति जगत से प्राप्त किया जाता है यानी प्लांट किंगडम से। इसकी जो मौलिक संरचना होती है, ये पेड़ पौधों के नरम, कुछ कड़े, सख्त, रुक्ष, कठोर रेशे प्राप्त होते हैं, परंतु सभी की मौलिक संरचना यानी कह सकते हैं जो प्राकृतिक रेशे होते हैं, इनकी जो मौलिक संरचना होती है सेलुलोज की होती है। यानी जो सेलुलोज होता है आपका पेड़ पौधों की कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। सेलुलोज हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों की कोशिकाओं से। तो इसका जो संगठन होता है, जो सेलुलोज होता है आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ सेलुलोज वनस्पति से प्राप्त रेशा होता है, यानी इससे रेशे बनाए जाते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक फॉर्मूला होता है C6H10O5, यानी इसका जो संगठन होता है C6H10O5 होता है, जो वनस्पति जगत का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। सेलुलोज पौधों की कोशिकाओं से प्राप्त होता है। पेड़ पौधों से प्राप्त स्रोत के आधार पर इन रेशों का नामकरण भी प्रकृति के आधार पर ही किया जाता है। जैसे कपास के प्राप्त पौधे रेशों को कपास, जूट के पौधे से प्राप्त रेशों को जूट, यानी जो कपास के पौधे से प्राप्त होता है उसे कपास कहा जाता है, और जूट के पौधे से प्राप्त होता है उसे रेशे का जूट कहा जाता है। तो प्राकृतिक रेशे जो आपके भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जो कपास होता है इसको बीज वाले रेशे की श्रेणी में रखा गया है। जो कपास होता है किसकी श्रेणी में रखा गया है? बीज वाले पौधे की श्रेणी में रखा गया है। आपने देखा होगा अधिकतर कई क्षेत्रों में जहाँ पर कपास किया जाता है, तो अक्सर आपका ये भारत है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, ब्राजील, दक्षिणी अफ्रीका में कपास की खेती की जाती है। इसको ग्रीष्म ऋतु में भी इसकी खेती की जाती है। तो आप अक्सर आसपास के जो एरिया होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर कपास के पौधों को लगा दिया जाता है। ये आपका 5 से 6 फीट का
पौधा होता है 5 या 6 फीट का। इसके तने थोड़े कमजोर, इतने ज़्यादा सख्त नहीं होते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में कपास का पौधा उगता है। यह एक विश्वव्यापी रेशा है। जो कपास का रेशा है कैसा है, विश्वव्यापी रेशा है। पूरे विश्व में कपास की खेती अधिकतर क्षेत्रों में की जाती है। कपास का पौधा 5 फीट का होता है। इसकी उपजाऊ मिट्टी काली मिट्टी में इसकी खेती अच्छी होती है। तो यह वनस्पति जगत से प्राप्त सभी रेशों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसकी लोकप्रियता इतनी अधिक है कि हर घर में रुई का प्रयोग किया जाता है। जैसे सर्दियों में रजाइयों के लिए, पूजा पाठ में, कई प्रकार की अन्य सामग्रियों में, जो चिकित्सा क्षेत्र होता है उसमें भी रुई का प्रयोग किया जाता है। तो कपास को बीज के बाल, जो कपास होता है इसको बीज के बाल भी कहा जाता है, सीड हेयर, यानी इसके जो बाल होते हैं, बीज वाले बाल भी कहा जाता है, इसको सीड हेयर भी कहा जाता है। जब कपास उसमें फूल आते हैं तो शुरुआत में इसके जो फूल होते हैं क्रीम रंग के, बाद में बैंगनी रंग के हो जाते हैं। जब इनके फूल झड़ जाते हैं उसमें मतलब कोई निकलते हैं, उनके जो फूल होते हैं उनको क्या कहते हैं, कोई। ये कोई क्या होता है, पका हुआ कपास का फल। कोई इसे कह रहे हैं यहाँ पे, पका हुआ जो कपास का फल होता है उसे कोई कहा जाता है। तथा इनको इसमें कली के रूप में होता है। इनको निकाल करके बीजों से तो रुई को कॉटन को अलग कर लिया जाता है तथा इसे कई प्रकार की सामग्री बनाने में प्रयोग किया जाता है। रुई निकालकर विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा सूत का निर्माण किया जाता है तथा इससे वस्त्र बनाए जाते हैं। कपास के उत्पादन में जो पहला स्थान अमेरिका का है। अमेरिका में विश्व का जो कपास का प्रतिशत है 40% उत्पादन अमेरिका में किया जाता है। तो आपके जो बीज वाले रेशे हैं, कपास, रुई ने बीज के बाल भी कहा जाता है। जो कोई को एकत्रित करके सूत का निर्माण यानी रुई को एकत्रित किया जाता है तथा इसके वस्त्र बनाए जाते हैं। अब आता है इसका बीज वाले रेशों में दूसरा आपका कपोक। क्या है, कपोक। कपास एक ऐसा होता है इससे वस्त्र बनाया जाता है, लेकिन कपोक ऐसा होता है इससे वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं। जो कपोक होता है एक कपोक के वृक्ष से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, कपोक के वृक्ष से। इसको रेशम के समान, जो इसमें जो कपोक निकलता है ये रेशम के समान होता है, चिकना रेशम के जैसा ही होता है। इसके जो कपोक होता है इसके वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं। इसके फल पकने के बाद इसको तोड़ लिया जाता है, इसके रेशे निकाले जाते हैं। कपास की भांति रेशे भी बीज की सुरक्षा के लिए बीज के चारों तरफ गिरे हुए होते हैं। इसके रेशे नरम, सूक्ष्म, महीन, कोमल, चिकने होते हैं, इसलिए रेशम के समान ही दिखाई देते हैं। लेकिन जो कपोक होता है ये काफी सख्त होता है, तो इसे ऐंठ नहीं सकते हैं, इसमें बल नहीं दे सकते हैं। अगर ये बल देते हैं तो ये धागा काफी कमजोर होता है, तो इससे वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं। इसका प्रयोग चटाई है, जीवन रक्षक पेटियां हैं, चटाई, अन्य कार्यों में इनका प्रयोग किया जाता है। तो कपोक का जो उत्पादन है भारत, वेस्ट इंडीज क्षेत्रों में किया जाता है। बीज वाले रेशों में आपका कपास, कपोक दोनों ही प्राकृतिक रेशे की श्रेणी में आते हैं। और नेक्स्ट आपको बताएंगे तने वाले रेशे, जो तने से कौन कौन से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे तने वाले रेशे, यानी तने से, स्टेम से किस तरह से फाइबर को प्राप्त किया जाता है, इन फाइबरों का क्या प्रयोग है, इन फाइबरों से, इन रेशों से कौन कौन सी उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, किनके द्वारा वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो तने वाले रेशे स्टेम फाइबर, जो स्टेम फाइबर होते हैं, जैसे कोई वृक्ष का तना है, तना भाग होता है, जड़ से ऊपरी का जो भाग होता है इसे तना कहा जाता है, यानी स्टेम। इसकी रूट्स होते हैं, जड़ होते हैं, यहाँ पर इसकी शाखाएं होती हैं। तो इस भाग से प्राप्त किया जाता है तना, स्टेम। तो स्टेम से कौन कौन से रेशे प्राप्त किए जाते हैं, इनका निर्माण किस तरह से किया जाता है।
तने वाले रेशे कहलाते हैं। जिन पौधों या वृक्षों के तने से रेशे प्राप्त किए जाते हैं उन्हें तने वाले रेशे कहा जाता है। जैसे हमने किसी से रेशा प्राप्त करना है तने से, तो इस तना वाला भाग होता है, इसको खमीरीकरण की क्रिया द्वारा, कौन सी क्रिया के द्वारा? खमीरीकरण यानी फर्मेंटेशन। इस भाग को पानी में, जो नदी होती है, जो रुका हुआ पानी होता है, जो तालाब होता है, उस स्थान पर तने वाले भाग को पानी में डुबा दिया जाता है। इसको मिनिमम 15-20 दिन पौधे की क्वालिटी के अनुसार निर्भर करता है, उसमें फर्मेंटेशन किया जाता है, इसका खमीरीकरण किया जाता है। उसके बाद तने का ऊपर जो रेशे वाला भाग होता है फूल जाता है। फूलने के बाद तने से हम रेशे को प्राप्त कर लिए जाते हैं। इस रेशे के द्वारा कई बहुउपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तने से प्राप्त रेशे तने वाले रेशे कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आपके कौन कौन से रेशे होते हैं जो हमें तने के द्वारा प्राप्त होते हैं? पहला है आपका लिनेन, जूट, हेम्प, रेमी, सन, मनीला या अबाका। ये आपके रेशे तने से प्राप्त किए जाते हैं। अब हम इनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहला आपका लिनेन। लिनेन क्या होता है? लिनेन के रेशे यानी जो फ्लेक्स नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, जो लिनेन होता है, लिनेन तो आपको रेशा है, लेकिन प्राप्त किसी के फ्लेक्स नामक पौधे से। किससे? फ्लेक्स नामक पौधे से। तो ये आपका जो फ्लेक्स होता है कहाँ पर मिलता है? आपका अमेरिका है, हॉलैंड है, मध्य एशिया है, बेल्जियम है, जर्मनी, फ्रांस, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, उत्तरी अमेरिका, इन क्षेत्रों में फ्लेक्स पौधे से लिनेन को प्राप्त किया जाता है। इंडिया में इसकी खेती नहीं की जाती है। इसकी जो पौधे की लंबाई होती है 57 सेंटीमीटर से 105-115 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, जिससे लिनेन को प्राप्त किया जाता है। यह एक समशीतोष्णी जलवायु वाला पौधा है। लिनेन के रेशे उच्च किस्म के पौधे पर निर्भर करता है। इसके फूल सफेद, मोटे, खुरदरे वाले रेशे प्राप्त किए जाते हैं। यह पौधे की क्वालिटी पर निर्भर करता है। जितना अच्छा पौधा होगा उतनी अच्छी क्वालिटी का लिनेन हमें प्राप्त होता है। इसके पश्चात इसे गलने के लिए छोड़ दिया जाता है। पौधे गलने के पश्चात इसका फर्मेंटेशन हो जाता है। इसकी जो ऊपर की छाल हो वो गल जाती है। गलने के बाद उस छाल को तार लिया जाता है तथा रेशे को प्राप्त कर लिया जाता है। इसमें रेशे पैक्टिन, मोम जैसा पदार्थ लगे होते हैं, जिन विधियों के द्वारा सफाई करके वस्त्रोपयोगी रेशे का निर्माण किया जाता है। आपने कई क्षेत्रों में देखा होगा, रेशे को प्राप्त कर लिया जाता है, उसके हल्के हल्के उसको मोंगड़ी होती है उसको कूटा जाता है, उसकी जो गंदगी होती है उसको सफाई कर दी जाती है। उसके बाद उसे कई प्रकार की रस्सियाँ में ऐंठ देकर रस्सियों का निर्माण किया जाता है। तो लिनेन का रेशा लंबा, सीधा, चिकना, चमकदार होता है। इससे बने वस्त्र जो कोमल एवं महंगे होते हैं। जो लिनेन होता है अपने इंडिया में तो मिलता नहीं है, बाहरी देशों में मिलता है। ये काफ़ी महंगा होता है। इसके वस्त्र भी अच्छी क्वालिटी के बनाए जाते हैं। अब आता है आपका जूट। जो जूट होता है, जूट का प्रयोग वस्त्र बनाने में नहीं किया जाता है। आपने देखी होगी जो बोरियां होती हैं, इस तरह की जो बोरियां होती हैं वो भी जूट की बनी हुई होती हैं। तो जो जूट का प्रयोग किया जाता है वस्त्र निर्माण में नहीं किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग आपके टाट, बोरे, गांठ बांधने के लिए डोरी, बरले, बिछाने के लिए दरियां, गलीचे के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। इससे वस्त्र नहीं बनाए जाते क्योंकि खुदरा भद्दे तरीके से रेशे का निर्माण किया जाता है। तो जूट की लंबाई होती है 6 से 12 फीट होती है। इसकी मोटाई 1 उंगली के समान होती है। जूट के उत्पादन के लिए उष्ण एवं नम जलवायु की जरूरत होती है। इसके कारण इसका संपूर्ण पौधा केवल एक ही तना होता है। इसके कारण बिल्कुल सीधे रेशे प्राप्त होते हैं। पीले रंग के फूल वाले पौधे उत्तम श्रेणी के होते हैं। ये फूल मुरझाने लगते हैं। इन्हें काटकर गलने के लिए पानी में छोड़ दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है, तने से हम जब किसी रेशे को प्राप्त करते हैं तो तने वाले भाग को पानी में गलने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसका जो ऊपरी परत होती है गलकर रेशे को प्राप्त कर लिया जाता है। इसलिए इन्हें तने वाले रेशे भी कहा जाता है। इन रेशों को पृथक पृथक करके कई प्रकार के
बस जो उपयोगी वस्तु होती हैं उनका निर्माण किया जाता है। पैकिंग में इसका उपयोग अधिक होता है क्योंकि रेशों में प्राकृतिक रूप से कीड़े मकोड़े की प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इनके वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन पैकिंग में, बोरी में, इन सभी जो वस्तु होती हैं कैनवास के रूप में जूट का प्रयोग किया जाता है। अब आता है आपका हेम्प, तने वाले रेशे में आता है आपका हेम्प। जो हेम्प का रेशा होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है कैनेबिस सैटाइवा। कैनेबिस सैटाइवा, कैनेबिस सैटाइवा नामक पौधे से हेम्प का जो तने से प्राप्त किया जाता है। इसका रेशा सीधा चमकदार होता है परंतु लूज कड़ा एवं खुरदरा होता है। इसके रेशे काफी मजबूत, टिकाऊपन एवं चमकीलेपन के होते हैं। इनसे प्रतिस्कंदता क्षमता है, लचीलापन का गुण अधिक पाया जाता है। हेम्प के द्वारा जो वस्त्र है, हेम्प से वस्त्रों का निर्माण नहीं किया जाता। इसका उपयोग घरेलू उपयोगी चीजें बनाने में किया जाता है, जैसे गलीचे हैं, कैनवास है, कालीन है, पायदान है, रस्सी, बेल्ट, डोरी, इनमें हेम्प का प्रयोग किया जाता है। प्रकृति से कई प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं, लेकिन वस्त्र निर्माण के लिए कोई एक आध ही कुछ और ही पौधे वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में होते हैं। ज्यादातर वस्त्र कपास के द्वारा ही बनाए जाते हैं, लेकिन जो जूट होते हैं, हेम्प होते हैं, इनके द्वारा घरेलू अन्य उपयोग में इन तनों का प्रयोग किया जाता है। इसका जो जूते के नीचे वाला हिस्सा होता है हेम्प के बनाए जाते हैं। कागज बनाने में जो कागज है, पाठ्य पुस्तक हमारी हेम्प के द्वारा ही बनाई जाती हैं। इसका जो उत्पादन है रोमानिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, सोवियत यूनियन, इन देशों में इसका उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत है, रूस है, चीन है, मैक्सिको है, वेस्ट इंडीज है, फिलीपाइन है, मनीला में इसका उत्पादन किया जाता है। जो मनीला का हेम्प होता है सफेद रंग का होता है तथा जो हेम्प के रेशे होते हैं अधिकांश काले रंग के होते हैं। हेम्प के रेशे सांद्र गर्म क्षार से नष्ट हो जाते हैं। इन पर फफूंदी का प्रभाव शीघ्रता से पड़ता है। अब आता है आपका रेमी, तने वाले रेशे में आता है आपका रेमी। इसे नेटेल कभी कहा जाता है। रेमी को क्या कहा जाता है? नेटेल। चीन में से चाइना ग्रास या रेह कहा जाता है, यानी रेमी के कितने नाम है आपके? नेटेल, चीन में से चाइना ग्रास कहा जाता है या रेह भी कह सकते हैं। तो रेमी का उत्पादन भारत और चीन में होता है। इसमें जो रेमी होती है इस पर फफूंदी का कोई प्रभाव नहीं होता है। माइक्रोस्कोप से देखने पर इसको सूक्ष्म दृष्टि से आप देखेंगे तो एक गांठनुमा संरचना में दिखाई देती हैं। इसके रेशे चमकदार, मजबूत, काफी टिकाऊ होते हैं। इसका प्रयोग मेजपोश है, नैपकिन है, ट्रे क्लॉथ में निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ये भीगने पर कपास से भी अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। अब आता है आपका सन, तने वाले रेशे में सन के रेशे का सन से प्राप्त किया जाता है। पौधे में फूल आने के पश्चात इसे काट कर गलने के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी इसका खमीरीकरण करना शुरू कर देते हैं। जूट के पौधे के समान इसे गलाकर इससे भी रेशा प्राप्त किया जाता है, परंतु ये चमकदार, मजबूत, टिकाऊ होते हैं, परंतु मोटे, रुच, खुरदरे होते हैं। इनकी जो तनाव सामर्थ्य से मतलब होता है रेशों में तनाव सामर्थ्य गुण पाया जाता है। इन्हें खींचने पर उसी आयतन में वापस से आ जाते हैं। तनन सामर्थ्य होती है, इसमें ताने बाने में ऐंठ देकर उस रेशे को मजबूत किया जाता है। तनाव सामर्थ्य के अंतर्गत आता है। रेशे हल्के रंग के होते हैं, इसलिए इन्हें गहरे चमकदार रंगों में रंगा जाता है। इसके रेशे से वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि इनके वस्त्रोपयोगी अनिवार्य गुणों का सख्त अभाव होता है। इससे गलीचे, कालीन, पावदान, सुतली तैयार की जाती हैं। कागज उद्योग एवं मछली के जाल बनाने में इस रेशे का प्रयोग किया जाता है। सन का उत्पादन एशिया के दक्षिण भाग में अधिक होता है। भारत में इसका उत्पादन 2 फसलों में अक्टूबर नवंबर, दूसरी रबी सन मई जून में इसका उत्पादन किया जाता है। अब आता है आपका केओर, तने वाले रेशे में आता है केओर। जो केओर होता है नारियल की छाल से प्राप्त किए जाते हैं। जो कोयार होता है किससे प्राप्त किया जाता है? नारियल की
छाल से। नारियल की छाल आपने देखी होगी खुरदरी मोटी होती है। नारियल को पानी में डालकर इसकी रेशे को अलग किया जाता है, इसको सुखाते हैं, इसके रेशे मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। आपने देखा होगा नारियल की आकृति के दरी कालीन बिछौने आते हैं, उस की ओर से बने हुए होते हैं। इसका उपयोग कांटे, चटाई, पायदान, गलीचे, ब्रश आदि के निर्माण में किया जाता है। इनके रेशे की गद्दियां सीटों में भी भरी जाती हैं। ये रेशे हल्के रंग के होते हैं, गहरे एवं चटकदार होते हैं। तो यह आपके प्राकृतिक रेशे हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया है। तने वाले रेशे आपके लिनन, जूट, हेम्प, रेशम, कोयार है, जिन्हें खमीरीकरण यानी फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा तने से रेशे को अलग किया जाता है तथा इसे कई प्रकार की बहुपयोगी घरेलू वस्तुओं के निर्माण में रेशों का प्रयोग किया जाता है। यह हमारे प्राकृतिक रेशे हैं जो हमें पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं जो मानव का जीवन है पूर्णतः पेड़ पौधों पर यानी प्रकृति पर ही निर्भर है।